पहले तो मैं रामभद्राचार्य को न साधु मानता हूँ, न संत मानता हूँ, विशुद्ध ब्राह्मण मानता हूँ। ये कहता है कि नीतीश कुमार की जबान काट ली जाना चाहिए। ये हिम्मत कहाँ से आती है? कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम 50% दलित, आदिवासी और पिछड़ों को टिकट देंगे। नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। बीते दिनों बिहार में जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए गए 2 अक्टूबर को, और इतिहास बिहार ने रच दिया है। वहां पर आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। ऐसे में बिहार एक चर्चा का विषय है, क्योंकि आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक और प्रोफेसर रविकांत चंदन सर हैं। आइए जानते हैं क्या बिहार में जो इस समय हलचल मचा हुआ है उसका प्रभाव कितना रहेगा, क्योंकि बीते दिनों बिहार की सदन में सेक्स एजुकेशन पर नीतीश कुमार जी बात कर रहे थे जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। उस समय उन्होंने एक बयान दिया। उस बयान को लेकर रामभद्राचार्य हैं, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की जीभ काट लेनी चाहिए, और तमाम प्रकार की वो मीडिया जो इस तरीके से हेडलाइन बना के चला रही हैं, किस नज़रिए से देखते हैं सर आप इसको? देखिए, रामभद्राचार्य कोई साधु नहीं है, और घोषित रूप से रामभद्राचार्य ने कहा कि पहले मैं ब्राह्मण हूँ। और साधु होता है तो लोगों के कल्याण के लिए काम करता है, बात करता है, लेकिन रामभद्राचार्य तो घोषित रूप से ब्राह्मणों के हित में काम कर रहे हैं। तो पहले तो मैं रामभद्राचार्य को न साधु मानता हूँ, न संत मानता हूँ, विशुद्ध ब्राह्मण मानता हूँ, और वो ब्राह्मण जो संघी माइंडसेट का है। इसीलिए वो ये कहता है कि नीतीश कुमार की जबान काट ली जाना चाहिए। ये हिम्मत कहाँ से आती है? मोदी जी जाकर के मिले हैं क्या? मोदी जी ये हिम्मत दे रहे हैं? इसका मतलब है कि जो भी दलित और पिछड़ा है, अगर वो कोई बात कहेगा तो उसका गर्दन काट लिया जाएगा, उसकी जबान काट ली जाएगी। ये मनुस्मृति का राज चल रहा है क्या इस देश में? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान ही चलेगा, जिसमें अगर हिम्मत है, जो बोल रहे हैं ना, इनकी जगह तो जेल में होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि वक्त बहुत जल्दी बदलेगा। रामभद्राचार्य जैसे लोग जेल में होंगे, और वो समझ पाएंगे कि ये देश संविधान से चल रहा है, मनुस्मृति से नहीं। भारतीय परंपरा में देखा जाए तो, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो, ये कहा जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए यदि सेक्स एजुकेशन पे एक खुलकर बात होगी तो ये पॉजिटिव होगा। और भारतीय परंपरा में देखा जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में शादी विवाह में महिलाएं वो तमाम प्रकार से एक गाली गलौज के गाने का, एक भोजपुरी गाने होते हैं, तमाम मनोज तिवारी हों, उनके भी तमाम गाने हैं इस प्रकार से जो अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं, लेकिन उसको लेकर पीड़ा नहीं हो रही है। लेकिन वर्तमान में यदि नीतीश कुमार ने इस तरीके से बात कही है तो तमाम वो मीडिया में देखने को मिल रहा है। तमाम रामभद्राचार्य जैसे जो अपने आप को संत कहते हैं, इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। इसका क्या माना जाए इसको लेकर? ये दोगले किस्म के लोग हैं जो मनोज तिवारी के गीतों पर, उस पर सवाल नहीं खड़े करेंगे। जिस तरह के एडवर्टाइजमेंट आते हैं टेलीविज़न में, उस पर कभी सवाल नहीं खड़ेंगे। नीतीश कुमार ने दरअसल ओबीसी और एससी एसटी के आरक्षण को बढ़ा दिया है। असली पीड़ा तो ये है, वो पीड़ा नहीं है। और नीतीश कुमार ने जो कहा, मैं भी सहमत नहीं हूँ कि नीतीश कुमार जिस पद पर हैं वो मुख्यमंत्री हैं, वो मनोज तिवारी नहीं हैं। लेकिन उन्होंने जो कहा उस पर उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार की नीयत सही थी, शब्द सही नहीं थे, और खुद नीतीश कुमार ने इस पर माफ़ी मांगी। अब इस मसले को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। लेकिन जो लोग आरक्षण की वजह से उनकी जीभ काटने की, उनका गला काटने की बात कर रहे हैं, वो दोगले किस्म के लोग हैं। वो संविधान में भरोसा नहीं करते। अरे हिम्मत है तो एफआईआर कराइए ना नीतीश कुमार के खिलाफ, अगर उन्होंने कुछ गलत बोला है, जिनको तकलीफ़ हुई है। जब वो खुद कह रहे हैं कि मैं अपनी निंदा करता हूँ, जिसको दुख पहुँचा है मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ, इससे बड़ा और क्या कद होगा? नीतीश कुमार ने स्थापित कर दिया है एक तरह से। जो लोग पार्लियामेंट में बैठ करके पोर्न फिल्में देखते हैं, दानिश अली को गालियां देते हैं, जो वहाँ पर तमाम तरह के नारे लगाते हैं, वो उन्होंने कभी माफ़ी नहीं मांगी। 55 करोड़ की गर्लफ्रेंड और जर्सी गाय बोलने वाले प्रधानमंत्री ने कभी माफ़ी मांगी थी? और वो जो लोग जो इस पर चिंता कर रहे हैं, जो चीख रहे हैं, मणिपुर की 2 महिलाओं को एक हुजूम लेकर के जाता है नंगा करते हुए, और उसके बाद रेप करता है, उस पर तो इन कमबख्तों ने कभी कोई सवाल नहीं किया होगा। इनको कभी चिंता नहीं हुई, कभी इनको पीड़ा नहीं हुई। लेकिन नीतीश कुमार ने चूंकि बोल दिया, इसलिए इनको पीड़ा हो रही। वो बोलने की नहीं है। दरअसल आरक्षण नीतीश कुमार ने बढ़ा दिया। नीतीश कुमार दलित, पिछड़ा, आदिवासी की बात कर रहे हैं, इसलिए उनको तकलीफ़ है। तो ये विशुद्ध रूप से दो गले किस्म के लोग हैं और संघी माइंडसेट के लोग हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं।
2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है, जाति आधारित जनगणने सार्वजनिक कर दिए गए। उसके बाद में आरक्षण की सीमा भी बढ़ाकर 75% कर दी गई है। लेकिन क्या जो बीजेपी का हिंदुत्व है या सांप्रदायिकरण है, क्या उसका काट विपक्ष की पार्टियां, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या बिहार में जो आरजेडी है, आरएलडी है, वो पार्टियां क्या काट निकाल पाएंगी? इसका कितना प्रभाव होगा? 24 में बीजेपी का कितना नुकसान होगा इससे? देखिए, नीतीश कुमार ने, राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने, अखिलेश यादव ने नैरेटिव सेट कर दिया है कि अगला लोकसभा का चुनाव सामाजिक न्याय की राजनीति पर होगा, दलित, पिछड़े और आदिवासियों के हकों के आधार पर होगा। राहुल गांधी ने कहा जितनी आबादी उतना हक, ये सेट नैरेटिव है और इसका परिणाम ये हो रहा है, इसका नतीजा ये है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले भी इस बात को समझ गए हैं कि अब हिंदुत्व के बलबूते चुनाव नहीं जीता जा सकता। इसीलिए अमित शाह यूटर्न लेते हैं, बोलते हैं जाति जनगणना के हम विरोधी नहीं हैं, और अब हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो भी कहें कि जाति जनगणना हम कराएंगे, लेकिन उसमें हो सकता है कोई और पैच हो। लेकिन ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि अब बीजेपी फंस चुकी है और उसकी नैया डूब गई है, अब वो पार होने वाले नहीं हैं। जो नौका में सवार थे उसमें छेद हो गया है, क्योंकि धर्म और जाति का जहाँ संघर्ष होता है वहाँ जाति की राजनीति जीतती है, धर्म की राजनीति, चूँकि वो धर्म ही इस तरह का है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था ना कि हिंदू कभी एक राष्ट्र नहीं हो सकता है, क्योंकि वो असमानता और भेदभाव पर आधारित है। तो जिस धर्म में असमानता और भेदभाव हो उस धर्म को लोग नहीं स्वीकार करेंगे। वो धीरे धीरे जैसे चेतना बढ़ रही है, जागरूकता आ रही है, वो दलित, पिछड़ा, आदिवासी बीजेपी से हट रहा है और अपने हक और अधिकार को लेकर के चेतना संपन्न हो रहा है और अपनी बात कर रहा है। मेरा आखिरी सवाल सर, अभी आपने कहा कि राहुल गांधी जी ये मांग कर रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन हाल ही में जो अभी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, और वहाँ पर ये देखा भी जा रहा है कि कांग्रेस सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन देखने को मिला वहाँ पर जो विधानसभा में प्रत्याशी बनाया जाना हो, वहाँ पर जितनी संख्या ओबीसी की है या महिलाओं की है, उसमें उन्होंने, राहुल गांधी ने प्रत्याशी नहीं बनाया संख्या अनुपात में। तो क्या माना जाए कि राहुल गांधी का सामाजिक न्याय का नारा खोखला है या जाति आधारित जनगणना उनका खोखला है? इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? देखिए, एक तो ये नैरेटिव है, मैंने चूँकि पूरा देखा है, ये आरएसएस और बीजेपी की तरफ से ही चला है कि उतने टिकट नहीं मिले हैं। जबकि आप संख्या के आधार पर देखिएगा, रायपुर अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम 50% दलित, आदिवासी और पिछड़ों को टिकट देंगे, वो उन्होंने टिकट दिए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि टिकट और मिलने चाहिए थे, लेकिन चूंकि लोकसभा चुनाव के पहले का ये चुनाव है, सेमीफाइनल माना जा रहा है, तो जिसकी विजिबिलिटी ज़्यादा होती है, जिसके जीतने की ज़्यादा प्रायिकता होती है, उसको टिकट मिलता है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी चूँकि विधानसभा चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और वहाँ के जो भी प्रभारी हैं, जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उसका चयन करते हैं, इस लिहाज से वो कमलनाथ की अपनी समझदारी रही होगी, अशोक गहलोत की अपनी समझदारी रही होगी, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होगा उसकी बागडोर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के हाथ में होगी, और उसमें मुझे लगता है कि न्याय और ज़्यादा मिलेगा। माने सिर्फ 50% नहीं, उससे ज़्यादा दलित, आदिवासी और पिछड़ों को चुनाव में टिकट मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। यदि वीडियो को चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। देखते रहिए नेशनल संवाद। अक्षय की रिपोर्ट, कैमरे के पीछे हरीश।